नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में। इसमें आज हम आपको कराएंगे केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो केमिस्ट्री का कंप्लीट टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, हमने वो टॉपिक आपको करा दिया है। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो हम ये क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये सारे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो रेलवे वाले बच्चे इसको जरूर देखें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे में पूछे गए तो आपके एग्जाम और कोई दूसरा अगर देखता है तो उसके एग्जाम में नहीं आए, तो ये सभी के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बता दे रहे हैं पहले, ये सारे क्वेश्चन है, ये सब रेलवे के पेज पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है। तो इन्होंने पूछा है कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है। तो बताइए आप कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारा कि उदासीन होता है, दूसरा ऑप्शन है हमारा पॉजिटिव रूप से आवेशित होता है, तीसरा है हमारा नेगेटिव रूप से आवेशित होता है, फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये आरआरबी भोपाल सी, ठीक है, परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि जो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए क्या होता है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा कण, जो एक मतलब जो रेडियो सक्रिय कोई वस्तु होती है, ठीक है, तो वो मतलब अपनी किरणों को उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो अल्फा कण जो उत्सर्जित होते हैं वो कौन होते हैं, उन्होंने ये पूछा है। तो हमने ये भी बात आपको बताई है। हाइड्रोजन नाभिक होते हैं, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं, या हीलियम नाभिक होते हैं, या ड्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से होते हैं, वो हीलियम नाभिक होते हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। तो इन्होंने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, इन्होंने ये पूछा है। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर बी कण हमारा, नंबर सी प्रोटॉन, नंबर डी न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वह न्यूट्रोनो, न्यूट्रोनो, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये अस्थायी कण होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, पदार्थ के स्थायी एवं मूल कण होते हैं। और जो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रोनो हो गया, एंटी न्यूट्रोनो हो गया तथा मेसॉन वगैरह, ये क्या होते हैं, ये अस्थायी कण होते हैं, ठीक। समझ गए आप लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट क्या होती है। इन्होंने पूछा है कि कोई रासायनिक यौगिक है, ठीक है, रासायनिक केमिकल जो है हमारा, केमिकल यौगिक, केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट क्या है। तो परमाणु होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, प्रोटॉन होती है, या अणु होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना है कि इसमें पूछ क्या रहा है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अणु जो होती है वो किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे संभावित यूनिट होती है। संभावित सबसे छोटी यूनिट अणु होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, प्रोटॉन प्रभावित होते हैं, न्यूट्रॉन प्रभावित होते हैं, या इन्होंने उपयुक्त सभी। तो रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन प्रभावित होते हैं, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी कक्षा में स्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते हैं। समझ गए ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका ए हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, एक यूनिट ऋणावेश को वहन करता है, एक यूनिट धनावेश को वहन करता है, ठीक है, या 2 यूनिट ऋणावेश को वहन करता है, या 2 यूनिट धनावेश को वहन करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश को वहन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। पिंडों को आवेशित करने के लिए
जो जिम्मेदार कारक है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें बताना इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, न्यूट्रॉनों का अंतरण या प्रोटॉनों का अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, क्या होगा राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। क्योंकि जो विपरीत इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला परमाणु क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है। ये विक्षेपित होगा, नीचे की ओर विक्षेपित होगा, बाईं ओर विक्षेपित होगा, या दाईं ओर विक्षेपित होगा, या ऊपर की ओर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दाईं ओर। क्योंकि जो बायो-सैवर्ट के नियम से ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा जो होती है वो कैसी होती है, दाहिनी ओर होगी। अतः प्रोटॉन जो होंगे वो दाईं ओर विक्षेपित होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है, परमाणु भार प्रदर्शित करता है, अणु भार प्रदर्शित करता है, या तुल्यांकी भार प्रदर्शित करता है। क्योंकि अब इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक। क्योंकि किसी भी तत्व की, ठीक है, परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक की संख्या जो होती है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तथा जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तभी इसीलिए किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे इसमें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं, उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा। तो मैंने ये भी आपको सारी चीज़ें बताई कि किसी तत्व का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक किस तरह से निकालते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर जितना बताने का होगा मैं आपको यहीं पर उतनी ही चीज़ बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम खराब हम नहीं करेंगे। तो ऐसे समझिए कि किसी तत्व का परमाणु भार होता है, किसी तत्व का परमाणु भार, ठीक है, लिखियो परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, परमाणु भार होता है हमारा बराबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस के न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब उसमें जो प्रोटॉन की संख्या दे रखी है वो 10 दे रखी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 22 क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणिक भार को किस में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम में व्यक्त किया जाता है, या किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, एएमयू में व्यक्त किया जाता है। तो किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो हमारा किस में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन डी में, मतलब एएमयू में व्यक्त किया जाता है। एटॉमिक, इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। हम इधर लिख दे रहे हैं एटॉमिक, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास, ठीक है, मास यूनिट। ठीक है, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अब बात हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो किसी तत्व की दूसरी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी हो सकती है, उसके लिए हमने फार्मूला बताया था आपको निकालने के लिए कि 2n² हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पहली कक्षा में होती है तो n की वैल्यू 1 लेते हैं, दूसरी कक्षा में होगी तो n की वैल्यू 2 लेंगे। तो 2 की जब वैल्यू हम 2 रखेंगे n बराबर, तो 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हम कोई भी चीज़ आपको रटाने की कोशिश नहीं करेंगे, जहाँ जितना समझाने का है वहाँ उतनी चीज़ समझाएंगे। ठीक है, और हम हमने एक ही चीज़ पढ़ाई है जो हम इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में वही चीज़ पूछी जाए जो चीज़ हमने पढ़ाई है। हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है कि जो एग्जाम में आपके पूछी जाए वो हम ना पढ़ाएं। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। तो आपको बताना है जिसमें 20 न्यूट्रॉन है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमें बताना है
जैसे अब बात करते हैं हमारा 17, तो इसमें तो 17 तो हो गया क्योंकि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। 19 ये भी खत्म हो गया, 16 ये भी खत्म हो गया। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कैसे हो जाएगा, क्योंकि बी कैसे राइट आंसर होगा इस बात को समझते हैं। इसमें कितनी संख्या है, इसमें जो संख्या है, इसका जो परमाणु क्रमांक है, इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर परमाणु क्रमांक से, इसमें निम्नलिखित में 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। ठीक है, अच्छा 20 न्यूट्रॉन व 18 कण वाला, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की है। अच्छा इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इसमें परमाणु क्रमांक ही इसका 18 है, तो इसमें 18 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। आप यहाँ से भी इसका राइट आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, और उन्होंने क्या 20 न्यूट्रॉन की बात की है। ठीक है, 20 न्यूट्रॉन की बात की है। तो जब 38 में से, जब परमाणु भार में से हम परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, तो हमारी वो क्या आ जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। परमाणु भार हमारा कितना दिखा रहा है, परमाणु भार होता है जो ऊपर लिखा हुआ होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा नीचे लिखा हुआ होता है। तो परमाणु भार में से जब हम परमाणु क्रमांक को घटाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, ठीक है, इनको जब हम घटाएंगे तो हमारे कितने 18, तो 8 से 8 गए और 3 से 1 गए तो 0, तो हमारे 2 आ गए न्यूट्रॉनों की संख्या। 20 क्या आ गई हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी में कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। मोल की संख्या समान होती है, अणु की संख्या समान होती है, या आयन की संख्या समान होती है, या परमाणु की संख्या समान होती है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब इन्होंने एक आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछ लिया, चलो ये भी करा दे रहे हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित थी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, वो किस पे आधारित थी, इन्होंने ये बात की। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो हमारे परमाणु क्रमांक पे आधारित थी। ये चीज़ हमने आपको बताई है। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी किसने दी थी, ये मोजले ने दी थी। कब दी थी, 1913 ईस्वी में दी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है कि तत्वों और यौगिक के अणु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। कि तत्वों और यौगिक के अणु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, बताइए तो किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, क्यों, या इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी द्वारा दर्शाया जा सकता है, और ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों की मौजूदगी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इधर दे रखा है कि आबद्ध सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी वाला तत्व कौन सा। तो आयोडीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, या हमारा फ्लोरीन है। इसका आपको क्या देना है, राइट आंसर देना है। तो क्लोरीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व है सर्वाधिक। ठीक, अब बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं कि ये देखा है कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा किस तत्व को सूचित किया जाता है। तो मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, तो मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताया था किस तरह से निकालते हैं। तो इन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है कि 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो आपको पता करना है कि मतलब कौन सा तत्व हो सकता है। ठीक है, तो देखो 2 हमारे ये हैं, देखो जूम करके बताता हूँ मैं। 2 हमारे ये हैं, 2 है हमारे ये, 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 6 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और 10 1 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो अब तुमको पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन, जो 11 परमाणु क्रमांक होता है वो किसका होता है, 11 परमाणु क्रमांक, तो हमारा सोडियम होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक, कौन सा तत्व होगा हमारा, सोडियम होगा। अब बात करते हैं हम आगे कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था, वो किसने किया था। तो जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है, ठीक है, तो मैंने उसमें जब मैंने बताया है कि तत्वों का वर्गीकरण था वो सबसे पहले किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, लोथर मेयर ने किया था, न्यूलैंड ने किया था, या हमारा मेंडलीफ ने किया था, या हमारा डॉर्नियर ने किया था। ये बात आपको यहाँ पर बतानी है।
तो जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो सबसे पहले कितने किया था? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। डॉबल राइनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब। इसमें पूछा है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, युग कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए वो क्या कहलाता है, बताइए आप जल्दी। तो वो क्या कहलाता है? उसका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु है, अणु है, न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन है? आपको ये बात बतानी है। तो हमारे जो इसका राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जो कण है वो कण हमारा कौन सा है? बताइए। प्रोटॉन। तो प्रोटॉन होता है हमारा वो सबसे छोटा कण होता है। जैसे समझिए कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में होता तब इलेक्ट्रॉन राइट आंसर होता क्योंकि इसका जो क्रम होता है, ठीक है, जो हम इसके क्रम की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से बड़ा कौन होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बड़ा जो होता है हमारा प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन से बड़ा हमारा कौन होता है? प्रोटॉन से बड़ा हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन से बड़ा हमारा कौन होता है? परमाणु होता है। न्यूट्रॉन से बड़ा क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु से बड़ा हमारा क्या होता है? परमाणु से बड़ा होता है हमारा अणु, ठीक है। ये हमारा क्या है? इसका सही क्रम है। इस क्रम को हमेशा याद रख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो आप इसको याद रखिए इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर प्रोटॉन हो गया, फिर हमारा न्यूट्रॉन हो गया। हमने इस तरह से आपको बना के समझाया था कि ये पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। ये इनका क्या हो जाएगा? इनका ये पता लग जाएगा कौन इनमें बड़ा है कौन इनमें छोटा है, ठीक है। तो बस आज की क्लास को बस यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे और परमाणु स्ट्रक्चर से और क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।